नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, सहाचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की राजनीतिक और प्रशासनिक अवधारणा की और साथ ही साथ वहां पे पाई गई कलात्मक मूर्तियों की। यद्यपि सिंधु सभ्यता की पॉलिटिकल उस पर या ये राजनीतिक उस पर कोई ज़्यादा सामग्री प्राप्त नहीं होती है, पठन में नहीं आती है, लेकिन चूंकि इतनी सुव्यवस्था थी तो ऐसा माना भी जाता है और ऐसा प्रतीत भी होता है और मानना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छा राजनीतिक व्यवस्था क्रम रहा होगा, लोक प्रशासन बहुत अच्छा रहा होगा। नगर नियोजन की स्थिति मानती जाती है, कहीं पर युद्ध नहीं होते हैं, शांति प्रिय थी, तो इसका मतलब है कि कहीं सुलझी हुई और सुनियोजित राजनीतिक व्यवस्था थी। यद्यपि अब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में पुरोहितों का शासन था, ठीक वैसे के वैसे ही शासन यहाँ पर भी माना जाता है। और राज सत्ता जो है वो पूर्ण अच्छे व्यक्ति और कुशल व्यक्ति के नियंत्रण में थी। इस तरीके से मामला नगर नियोजन हुई, चाहे वहाँ पर पात्र परंपरा हुई, चाहे उपकरण निर्यात की बात हुई, चाहे वहाँ पर बाट तोल बाप आदि निर्धारण की बात हुई और उसको सख्ती से लागू करने की बात हुई। ये सब चीजें ये बताती है कि सुव्यवस्थित राजनीतिक जीवन रहा होगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों की व्यवस्था को होती है, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य में हमने चार से जो माने हैं कि चार सत्ता के केंद्र रहे होंगे या चार क्षेत्रीय केंद्र रहे होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, ये चार क्षेत्रों को हमने इस तरीके से माना है। और बहुत विशाल स्तर पर कोई ऐसी इस तरीके से बड़ा मंदिर या वहां से नहीं मिला है कि जहां से पुरोहित वर्ग वहां पर शासन व्यवस्था करता हो या इस तरीके वहां से राज सत्ता चलती हो। लेकिन फिर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या सहभागिता से, पारस्परिक सोच के अनुसार एक राज व्यवस्था का होता है। एक हरियाणा में एक जगह है कुनाल, हिसार के पास है वर्तमान में, वहां पर चांदी का एक राजमुकुट प्राप्त हुआ है जो बताता है कि कहीं ना कहीं राज सत्ता स्थापित थी, यानी वो प्रतीक चिन्ह जो है वो वहां पर प्राप्त होता है। और ठीक इसी प्रकार की राजाओं के अस्तित्व के तो प्रमाण नहीं मिलते हैं, नहीं मूर्तियां मिलती है, लेकिन मोहरों का मिलना और कहीं कहीं पर राजमहल के अवशेष भी नहीं मिले, सिंहासन के मिले, लेकिन मोहरों का मिलना ये बताता है कि शायद वहां पर कुछ ना कुछ इस तरीके से राज सत्ता चलती होगी या हो रही है। और जहां तक हम प्राप्त करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो देवी अधिकार वाली बात थी वो तो वहां नहीं थी, लेकिन कुलीन व्यक्तियों के हाथ में या सामंतवादी व्यक्तियों के हाथ में राज सत्ता स्थापित रही होगी। और ओवरऑल जिस तरीके से मैंने पहले भी बात आपको जिक्र किया और पहले भी आपको बताया कि जो व्यवस्था सुनियोजित थी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो ये इस दृष्टिगोचर करती है कि लोक प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की रही होगी, पारस्परिक सोच बहुत उन्नत रही होगी। और सिंधु घाटी का जो जीवन है वो स्वयं भी बहुत इतना शांति प्रिय था कि युद्ध के अस्त्र शस्त्र और वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलते, हथियारों में नहीं मिलते हैं। और हथियारों में तो जो आम जीवन में काम आने वाली है या सिंचाई या कृषि से संबंधित काम आने वाली वस्तुएं हैं, वो जैसे तांबे की तलवारें मिलती है, आरी जो अपन लकड़ी के काटने के लिए मिलते हैं, कुल्हाड़ी मिलती है कांसे की बनी हुई, और चाकू मिलते हैं, कटारे मिलती है, तो प्रतिदिन जीवन के में काम में आने वाली चीजें। तो एक प्रकार से सिंधु घाटी का सभ्यता का राजनीतिक जीवन की बात तो अपन ने यहाँ की कि व्यवस्थित था, सब कुछ था, लेकिन बहुत राजतंत्र स्थापित था या लोकतंत्र था इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसी भी कुलीन तंत्र की व्यवस्था थी या सामंत व्यवस्था थी वो बहुत उच्च कोटि की रही होगी। अब आते हैं, मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि कलात्मक जीवन की। तो वहां पर मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ऐसी हुई है, और उसमें चूना पत्थर, सेला खड़ी, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, सलेटी पत्थर, कांस्य, कहीं कहीं पर तांबे की मूर्तियां ये भी देखने को मिलती है। अब जैसे मोहनजोदड़ो में सैलकड़ी है, वहां पर भी एक बहुत उसकी तांबे की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई है। हड़प्पा में, उत्खनन में भी 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। इनमें से लाल पत्थर जो बलुआ पत्थर है उसकी जानकारी उसको ज्यादा देखा माना गया है। फिर दूसरी वो एक स्लेटी चूने की प्राप्त हुई है। तो लाल पत्थर और स्लेटी चूने के पत्थर का मिलना ये बताता है कि पत्थरों की खान का जो व्यवस्था थी, ये जानकारी थी, वो उनको बहुत उस प्रकार थी। ठीक इसी प्रकार से कांस्य की बात करें तो कांस्य की मूर्ति भी अपने उसको मिलती है। और देमाबाद में एक रथ की मूर्ति मिली है। तो रथ का मतलब जो कुलीन तंत्र से अपन जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ मूर्तियों के निर्माण कला से भी उसका दोनों का
आक्रमण जोड़ सकते हैं कि वो बहुत अधिक थी। और जो एक नर्तकी की मूर्ति जो बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पर, कांस्य की मूर्ति उन्होंने, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति है, वो 14 सेंटीमीटर ऊंची मानी जाती है और वो ये मूर्ति रही है। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ सिंधु सभ्यता में विभिन्न जो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि मानव मृण्य मूर्तियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जबकि नारी मृण मूर्तियों की संख्या ज्यादा है। और संभवतः इतिहासकारों ने इसलिए ही सिंधु सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सत्ता कहा है। साथ ही पशु पक्षियों की भी सत्ता बहुत ज्यादा है। कुत्ते, भेड़, हाथी, गेंडा, सुअर, बंदर आदि की मूर्तियां वहां पर अनेक मिली है। और बैल की मूर्तियां तो बहुत अधिक मिली है, लेकिन बहुत जिसे कहना चाहिए कि एक विशिष्ट स्थान पर मिली है, इसलिए हम मानते हैं कि बैल बहुत वहां पर महत्व का रहा होगा, या धार्मिक महत्व का रहा होगा, या आध्यात्मिक महत्व का स्थान रहा होगा। लोथल और देसालपुर जो जगह है वहां पर तांबे की बनी हुई जो है मोहरें भी प्राप्त हुई है। वो ये निर्भर करता है कि तांबे जो कॉपर था वो जान गया था और खेजड़ी सान जाना भी था, साथ ही उसकी कलात्मक व्यवस्था को भी वह दृष्टिगोचर करते हैं, यानी मोहरें जो मिली है वो सुरी है। तो मूर्तियों के कला के बारे में हमने आज अध्ययन किया, और साथ ही हमने वहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में भी अध्ययन किया, सिंधु सभ्यता के बारे में। और एक चीज जो इसके साथ साथ में इम्पोर्टेंट है कि इन मूर्तियों का सफल होना और इनका स्थापित होना कुलीन तंत्र को बताता है। इसलिए राजसत्ता राजतंत्रात्मक नहीं लोकतंत्रात्मक ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं कहीं पर इस तरीके से दृष्टिगोचर होता है कि वहां पर कुलीन तंत्र की स्थापना नहीं होगी।